सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लाइव क्लास कर रहे हैं और जो यूट्यूब पर सुनेंगे उन सभी का बहुत स्वागत है। क्या मेरी आवाज एकदम स्पष्ट है? एक बार बता दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर मैम। थैंक यू सो मच। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल का हमारा एक पहला डाउट था कि जो टेंटेटल एनर्जी, जो हम एक शब्द सुन रहे थे, क्या था वो शब्द? प्रियंका जी को डाउट आ रहा था। निकालते हैं उस शब्द को। टेंटेटल एक वर्ड आ रहा था, उसका अर्थ ही समझ लीजिए। उसका अर्थ होता है स्पर्श करना। अब कहाँ स्पर्श करना? हम दो चीजें और पढ़ी थी हमने, एक्सियल और रेडियल। तो कहाँ स्पर्श कर रहा है पानी, उसके ऊपर उन दोनों को एक्सिस और रेडियल में डिवाइड किया है। जब टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन ये है, टरबाइन में ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये जहां ये ब्लेड्स जुड़े होते हैं इसको एक्सिस बोलते हैं। हम देखते हैं कि जैसे पृथ्वी को हम देखते हैं, एक सेकेंड, पृथ्वी को भी हम देखते हैं ना, अपने अक्ष पे भी घूमती है। एक अक्ष पे एक जगह पे ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, साथ में एक उसका रोटेशन भी होता है, पाथ होता है, रोटेशन पाथ। अपनी जगह पर घूमती घूमती उस पाथ पे भी घूमती रहती है। ऐसे ही ये जो ब्लेड्स होते हैं, ये जहां लगे होते हैं, ये पाथ, ये जो है एक्सिस, ये भी घूमता है, ये घूमता है, तब ये ब्लेड्स घूमते हैं। तो जब इस एक्सिस पे ये जो पानी है, जब एक्सिस पे यहाँ ना जाके यहाँ एक्सिस पे अगर पड़ेगा या हम उस पे डालेंगे, तब वो होगा एक्सियल। और जब यहाँ ब्लेड पे डायरेक्ट होगा तब वो क्या कहा जाएगा? जो दूसरा वाला है रेडियस, रेडियस वाला वो कहलाएगा तब। ये दोनों जो कंफ्यूजन आ रहे थे तीनों, आज अब आई होप क्लियर हो गए होंगे। प्रियंका जी, ये रिजर्वायर के बाहर का क्षेत्र। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं सोच रही हूँ वो शब्द भी मिल जाता। ये एक्सियल मिल गया ना, रेडियस फॉर्म में एक मैम निकास। ये टेंटिकल फ्लोर था। हाँ, क्या है? मैं बोल नहीं पा रही हूँ उसको। टेंटिकल। टेंटिकल। टेंटिकल जो था ना, टेंटिकल का मतलब होता है स्पर्श करना। ठीक है। अब वो स्पर्श यहाँ पे कहाँ काम आ रहा है वो स्पर्श करना? ये क्या होता है? आपने नॉर्मल अपना जो टेबल फैन होता है वो देखा है ना घर में, टेबल फैन, उसमें भी पंखियां ऐसे लगी रहती हैं एक किसी पॉइंट पर, जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो लगे रहते हैं और वो ब्लेड्स फिर रोटेट करते हैं। तो वो ब्लेड्स जिस पॉइंट पर लगे रहते हैं, पहले वो खुद भी तो घूमता है अपनी जगह पे, वो घूमता है और उसके साथ साथ ये ब्लेड्स घूमते हैं एक डायरेक्शन में। ऐसे ही जब हम, ये अपने आप तो नहीं घूम रहा है, हम इसको कैसे वाटर का प्रेशर देके इसको हम टरबाइन को घुमा रहे हैं, इसके ब्लेड को घुमा रहे हैं। तो वो टेंटेकल का मतलब क्या है? स्पर्श है। तो कहाँ हो रहा है वो स्पर्श? अगर इस एक्सिस पे हो रहा है, इस एक्सिस पे उस पानी को डाल रहे हैं, फिर वो घूम रहा है, ये एक्सिस घूम रहा है, उसके साथ ये ब्लेड घूम रहा है, तो वो क्या है? एक्सियल। एक्सियल फॉर्म हो रहा है कहलाएगा उसका। और अगर यहाँ सीधे ब्लेड पे, जैसे कि इसमें दिख रहा है, सीधे ब्लेड पर ही पानी डाल रहे हैं और ब्लेड घूम रहा है, ब्लेड के थ्रू एक्सिस घूम रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल, रेडियस फॉर्म बोलेंगे तब उसको। क्लियर है? माइक ऑन करके बताइए। मैम अच्छे से नहीं हुआ अब भी। अच्छे से नहीं हुआ? ये टर्मिनोलॉजी है कि पानी जो पड़ रहा है, हमने कल क्या पढ़ा था, बिजली कैसे बन रही है। ये हमने पानी स्टोर किया रिजर्वायर में, इस पानी को हम एक पाइप के थ्रू इस टरबाइन पे, टरबाइन क्या होता है? घुमाने का काम। टरबाइन पे पानी छोड़ते हैं, एक उपकरण है टरबाइन भी, इस पे हम पानी डालते हैं। पानी में कौन सी एनर्जी होती है? हमने कल पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। उसको इस टरबाइन पे जब पानी पड़ता है तो इस
उस पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और फिर इसके पास, जनरेटर के पास भेज देते हैं। फिर ये जनरेटर क्या करता है, उस एनर्जी को, उस काइनेटिक एनर्जी को काय में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। तो ये जो काम हो रहा है, इस टरबाइन का काम हो रहा है, टरबाइन से काम दो तरीके से किया जा सकता है। इसकी पंखियों को घुमाना है हमको, तब जाके वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। अब इस पंखियों को हम दो तरह से घुमा सकते हैं, या तो हम इस पंखी के ऊपर, पंखी में जो ब्लेड लगे, मतलब इस टरबाइन में जो ब्लेड लगे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट पानी डालें, जो हमने पाइप से, इसी को, इसीलिए तो इसको पेन स्ट्रोक बोल रहे हैं कि ये एक गाइडेड पाइप है, हमको जहां डालना है पानी वहीं जाएगा इसका पानी। तो ये अगर पंखियों के ऊपर हम इस गाइडेड पानी को फेंक रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा, वही टेंटिकल है, टेंटिकल फोर्स कहला रहा है। कि ये टेंटिकल फोर्स क्या है, मतलब कहाँ जा रहा है, ब्लेड के ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, तो ब्लेड के ऊपर जा रहा है तो ये कहलाएगा रेडियस, रेडियस फॉर्म में है ये। और अगर इस पाइप को हम यहाँ ना लाके, इस पाइप से हम यहाँ पाइप डालते एक्सिस के ऊपर, और इस एक्सिस, पहले एक्सिस घूमता, उसके थ्रू ये ब्लेड घूमते, तब वो क्या कहलाता, तब वो एक्सियल फॉर्म में कहलाता, एक्सियल प्रेशर क्रिएट करता और उससे फिर ये घूमते। ठीक है, टेंटिकल का मतलब सिर्फ स्पर्श है, वो पानी का स्पर्श के लिए, कहाँ हम उस पानी को फेंक रहे हैं, टच करा रहे हैं और उससे फिर ये ब्लेड घूम रहे हैं। क्या अभी समझ में आ पाया? हाँ मैम। ठीक है, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको एक साथ देखेंगे, अकेले एक शब्द को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ आ पाएगा, सब चीजों को जोड़ के फिर देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसमें अब यहाँ पे ओपनली नजर नहीं आ रहे हैं वो टरबाइन, अगर टरबाइन नजर आता तो समझ में आता कि उस पे, मतलब यहाँ मान लीजिए आपकी यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, और ये टरबाइन, ये जो पानी जा रहा है उस टरबाइन के एक्सिस पे गिर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स डालेगा, अगर एक्सिस पे गिर रहा है तो एक्सियल प्रेशर के साथ में एक्सियल फॉर्म में होगा, और अगर इस टरबाइन के सीधे ब्लेड पे गिरेगा पानी, जो उसमें ब्लेड लगे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस फॉर्म में, रेडियस प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब आप एक चीज यहीं पे समझ लीजिए, सारी एनर्जी, हम एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कोई सी भी एक बेसिक फंडा क्लियर रखिए आपके, आपने माइंड में, कोई भी एनर्जी वो पूछे, उसमें हमको ये दो चीजें याद रखना है, एक टरबाइन, टरबाइन में आप समझ लो पंखा होता है, ब्लेड्स होते हैं, वो यहाँ जिस भी रिसोर्स है, यहाँ पे पानी है, पानी से आ रही है, लकड़ी हो सकती है, लकड़ी से आ जाएगी, और या फिर बायोमास, कूड़ा करकट हो, उससे आ सकती है, या इसके पहले विंड हमने पढ़ी, विंड से आ सकती है, सन से आ सकती, किसी से भी यहाँ से जो आएगी चीज वो टरबाइन पे उसको डाला जाएगा, टरबाइन यहाँ से उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरी एनर्जी में, काइनेटिक में, और काइनेटिक एनर्जी से जनरेटर उसको चेंज करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये दो मेन पार्ट हैं एनर्जी के, टरबाइन और जनरेटर, इन दोनों को याद रखिए आप। टरबाइन के कल टाइप्स बताए थे, उनको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। एनर्जी चेंज हो जाएगी, वाटर की जगह सॉइल हो सकती है, विंड हो सकती है, कोई भी हो, ये चीजें एज इट इज सब में रहेंगी, और यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मेन रोल इनका होता है। ठीक है, हर एनर्जी में ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में, ये अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा आज का हम देखेंगे, बायोगैस एनर्जी हमको पढ़ना है आज, हमको 3 एनर्जी कवर करनी है बची हुई, बायोगैस, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और फॉरेस्ट एनर्जी। बायोमास और फॉरेस्ट में बस थोड़ा सा अंतर है, समझ में आ रहा है ना, बायोमास में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एनर्जी की बात है, और फॉरेस्ट में भी थोड़ा सा अंतर है, क्या है वो हम समझ लेंगे। चलते हैं, बायोमास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर हो रहा है, बायो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, बायोटिक
कंपोनेंट की बात यहाँ पे होगी। अब इसका अगर हम अर्थ या परिभाषा समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो या तो लाइव हैं या रिसेंटली डेड, दोनों तरह के हो सकते हैं, उनसे जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इसमें आती है, इसकी कैटेगरी में आती है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, आपका गार्बेज आ सकता है, मतलब घरेलू जितना भी ऑर्गेनिक या डिकम्पोजेबल जितना भी कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल होता है वो सब इसमें आ जाएगा। सब्जी के छिलके हो सकते हैं और भी दूसरी चीजें ऐसी जो सड़ने गलने वाली कंडीशन में आ जाती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। वुड आ सकती है इसमें, और एल्कोहल फ्यूल्स इसमें आ जाएंगे, क्रॉप्स यानी खेती आ जाएगी, और लैंडफिल गैस मतलब जो जमीन के अंदर गैसेस हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। कैसे इसमें काम होता है ये देख लें। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कि वनस्पतियों एवं पशुओं के अपशिष्ट से मतलब वेस्ट से बनता है। वनस्पति यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे, और जीव जंतु में क्या आ जाएगा, गाय, भैंस, कोई भी जीव जंतु हो सकता है, मतलब जो ये अपना वेस्ट निकाल रहे हैं, इन सबका वेस्ट, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, जो उनके काम की चीज नहीं है, उनकी डेथ होने के बाद में या उनके जीवित रहने पर भी, जैसे पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ तो खड़े रहते हैं, उनमें नई पत्तियां आती रहती हैं, तो जीवित पेड़ों से भी गिरते हैं। और जो पेड़ मर गए हैं उनसे, उनकी लकड़ियों को यूज करके भी हम कहीं ना कहीं जला के उसको एनर्जी को यूज करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में या किसी भी तरह से। तो ये दोनों तरह से आ सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्यों है, नवीकरणीय का क्या है स्वरूप, कैसे होते हैं नवीकरणीय, क्यों बोलते हैं उनको बताइए, माइक ऑन करके बताइए। इसको हम अरे नवीकरण का मतलब ये मैम कि ये हाँ हम दोबारा इसको रिन्यू कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जी, मतलब वो खत्म नहीं होगा, हमको लंबे समय तक मिलने वाला साधन है, हमें बार बार मिल सकता है, इसलिए नवीकरणीय उसको कहा गया है। तो ये पता है पेड़ पौधे हैं और अपशिष्ट भी, जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कचरा डेफिनेटली मिलना ही है आपको, ये कभी कचरा कभी समाप्त नहीं हो सकता, अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल कभी नहीं समाप्त हो सकता, जब तक जीवन है तब तक वेस्ट है। हम जहां भी रहने चले जाएंगे वहां हम थोड़े दिन में अपने आसपास कचरे का ढेर लगा लेंगे, तो ये कचरे के ढेर से बनती है, चाहे वो पेड़ पौधों का हो या जंतुओं का हो। इसमें मेन क्या होता है, मेन रोल प्लांट्स होते हैं, जैसे गोबर गैस प्लांट, अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल वेस्ट की बात करें तो गोबर गैस प्लांट होते हैं। इससे एक बार और पहले भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि गोबर गैस प्लांट में क्या करते हैं, गोबर को डाला जाता है, सड़ता है, यहाँ पे ऊपर उससे जो गैस निकलती है यहाँ ऊपर वाले भाग में इकट्ठी हो जाती है, एक पाइप लगाया जाता है इसमें, उस पाइप के थ्रू उस गैस को घर में कनेक्ट कर लिया जाता है, और उससे हम घर का जो घरेलू ईंधन है, रसोई गैस के ईंधन के रूप में भी अपने गैस स्टोव से डायरेक्ट कनेक्ट करके और यूज कर सकते हैं। या इसमें एक साथ और दूसरे वेस्ट मटेरियल को, सिर्फ जरूरी नहीं है कि गोबर को ही हम डालें, इन प्लांट्स में हम एक साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को भी डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के बायोमास को भी हम डाल सकते हैं। बायो मतलब जीव, और मास मतलब जो भी किसी भी जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म का जो वेट है वही क्या है, मास है, उसका जो भी भार है वही क्या है, मास है, तो इसीलिए इसको बायोमास एनर्जी बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, और बायोमास से ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के समय बने जैविक परमाणु को के रासायनिक बंधनों के टूटने या जलने से होता है। हमने देखा है कि सन की लाइट पड़ती है, हर जगह आपको प्रकाश संश्लेषण मिलेगा, हर टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस आपको मिलेगा। प्लांट ने
भोजन बनाया। अब इस भोजन में क्या किया इन्होंने, अलग अलग जो चीजें थी, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब का रोल है इसमें, मिलके C6H12 और O6 बना लिया। ये किसका फॉर्मूला है, सबको पता है, सबने स्कूल में पढ़ा है, खूब पढ़ा है। किसका फॉर्मूला ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज का। जब प्लांट में है तो सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है, फिर आगे बढ़ के मतलब हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हमारी बॉडी में एज ए ग्लूकोज जाना जाता है, प्लांट में ये सेल्यूलोज का भी यही फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज ये जो प्लांट ने जो भोजन बनाया, सब ये क्या हो गया, एक जटिल सा कॉम्प्लेक्स हो गया स्ट्रक्चर, ये कि 3 अलग अलग टाइप की चीजें, कुछ अपने अपने एटम्स, इसके 6 एटम, इसके 12 एटम और इसके 6 एटम एक साथ आ गए, इन्होंने एक मॉलिक्यूल बना लिया इकट्ठे होकर। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को क्या हो रहा है, सरल मॉलिक्यूल में तोड़ने की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे इस प्लांट में। और इस काम में एक गैस निकल रही है जिसको बोलते हैं मीथेन, और दूसरी गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसमें निकल रही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, मीथेन ज्यादा निकलती है, और मीथेन का यूज ऐसे फ्यूल किया जाता है। ये काम इसमें प्लांट में होता है, प्लांट का मेन रोल है। और यही अंतर है फॉरेस्ट एनर्जी में और बायोमास एनर्जी में, कि उसमें टैंक नहीं बनाए जाते हैं, चीजों को सड़ाया गलाया नहीं जाता है, उसमें प्लांट अलग टाइप के होते हैं फॉरेस्ट एनर्जी में। जबकि यहाँ पे चीजों को सड़ा गलाकर गैस के फॉर्म में एनर्जी ली जाती है। अब ये तो एनर्जी सीधी कैसे हो गई, हमने एज ए फ्यूल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे टरबाइन को ले आइए, टरबाइन के बाद में आप इसमें जनरेटर को ले आइए, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मिल जाएगी। फंडा एकदम सेम है सारी एनर्जी में। बायोमास को जीवाश्म ईंधन के साथ संयोजन करके, मतलब डिफ्यूज करके काम में लाया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग परिवहन में भी किया जा सकता है, मतलब ऐसे हम फ्यूल यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं। बायोमास से इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, क्या करते हैं, इसको बॉयलर में डाला जाता है। बॉयलर क्या है, बॉयलर मतलब जो जलाने का काम करेगा, जलाएगा हीट फॉर्म में, इसको निकालेगा, ये जाएगी एयर फॉर्म में, और यहाँ पे फिर टरबाइन पे पहुंचेगी, उसकी जो भी एनर्जी निकल रही है वो टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन से आगे पास हो जाएगी जनरेटर में, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके घरों को भेज दी जाएगी आगे की ग्रिड के थ्रू। बस यही प्रोसेस सब में होगी। अब कुछ और फैक्ट है इसमें, क्या, बायोमास द्वारा ऊर्जा उत्पादन की अन्य प्रक्रियाएं और क्या क्या प्रोसेस होती हैं, दहन मतलब जलाना, बायोमास को अधिक तापमान पर जलाना, वो जो बॉयलर में जलाने का काम हो रहा है। गैसीकरण, जब जला दिया तो क्या हुआ, अधिक तापमान पर जलाए गए बायोमास को क्या है, गैस रूप में बदल दिया जाता है। फिर यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिन्हें प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी, क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस में जब बॉयलर में जलाया जाता है बायोमास को, तो कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर किन गैसों को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। देखें, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 45 से 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड 18 to 20%, हाइड्रोजन होता है 15 to 20%, और देखिए सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड 9 to 12%, बाकी सब इसके अकॉर्डिंग ज्यादा ही है। फिर एक होती है चीज पायरोलाइसिस, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कार्बनिक जो भी मैटर्स होते हैं उनको गर्म करके रासायनिक पदार्थों में जो बदल देती है, विघटित कर देती है, उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलाइसिस। फिर एक होती है ट्रांस एसिडिफिकेशन, यह बायोफ्यूल जैसे कि अल्कोहल या डीजल बनाने की प्रक्रिया है। बायोफ्यूल भी सुनने में आया होगा, एक आपको बताया था जेट्रोपा का या रतन जोत का पौधा होता है, उससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है।
और डिपेंडेंसी किस पे कम हो जाएगी, जो परंपरागत हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं फ्यूल के, उन पे हमारी डिपेंडेंसी को ये कम करता है। एक प्रोसेस होती है किण्वन, मींस फर्मेंटेशन। ये क्या करती है, जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक बदलने में कार्बनिक यौगिकों में या पदार्थों में बदलने की एक केमिकल प्रोसेस है। ये जो हम देख रहे थे ना अभी इससे पहले, मतलब जो डिकम्पोजर होते हैं, जो काम करते हैं, वो अपना धीरे 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 तोड़ते रहते हैं। मतलब सी को अलग कर दिया उन्होंने, O2 को अलग कर दिया, और H2O को अलग कर दिया, CO2 को अलग कर दिया। इस टाइप से जो जहां से जो चीज निकल सकती है उसको अलग अलग कर दिया। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, किण्वन की प्रोसेस, की कॉम्प्लेक्स को सरल बना दिया, इजी बना दिया, सिंपल बना दिया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अच्छा, एक चीज और नोट कर लीजिए कि यहाँ पे इसके बेनिफिट मैंने लिखे हैं, लेकिन बाकी सारी एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको खुद को नोट सर्च करने हैं, या जो आपको मिला है, आपने नोट्स बनाए हैं, उसको खुद, उससे पढ़ के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज कहाँ फायदेमंद है। अगर कोई नहीं आती है तो खुद से सर्च करेंगे और नोट डाउन करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी एनर्जी के आपको नोट डाउन करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसकी क्या है, इसे संचित करने में, मतलब स्टोर कर मांग के अनुसार, डिमांड के अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और जब जरूरत हो उसको उपयोग में लाया जा सकता है। उन्नत तकनीक की आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि हमको एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। एक गड्ढा खोदना है, आप घर में भी गोबर पटक दीजिए, उसमें सब्जी के छिलके, सब चीजें आप उसमें पटक दीजिए, ऊपर से उसको कवर कर दीजिए। सनलाइट पड़ती है, हीट जनरेट होती है, अपने आप सारी चीजें सड़ेंगी, गैस ऊपर को आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और आप थोड़ा सा बस वही पाइप के थ्रू उसको थोड़ा सा बस उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगनी है सरल टाइप की, कि आप उसको कैसे बाहर लाके और यूज करेंगे। फिर एक ही संयंत्र में देख लिया था हमने ये कि कई तरह की बायोमास को हम यूज कर सकते हैं। जमीन की उर्वरकता में भी वृद्धि करता है। क्यों? ये चीजें हम नीचे से उसको पक्का तो कर नहीं रहे हैं, प्लांट जो भी बना रहे हैं नीचे से कच्चा ही है, तो ये जब चीजें सड़ेंगी गलेंगी तो इनका जो डिकम्पोज होने के बाद में जो मटेरियल है जमीन के अंदर भी जाएगा, और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है या जो अर्थ की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको भी बढ़ाएगा। ये लैंडफिल समस्या का निराकरण तथा अम्ल वर्षा व स्मोक की कमी में सहायक है, क्योंकि हम चीजों को यही यूज कर ले रहे हैं तो ये प्रदूषण नहीं फैलाएंगी, तो इनडायरेक्टली ये अम्ल वर्षा और स्मोक जैसी प्रॉब्लम से भी हमको बचाएंगी। ये इसके एडवांटेज हैं। अब हमारा आ जाता है एक इस एडवांटेज, इसमें ये भी आ जाएगा कि कृषि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक बेहतर विकल्प है, अल्टरनेट रिसोर्स है। अब हमारा आ जाएगा तो पहले की एक बार स्लाइड दिखा दीजिए ना, पैरालिस ये वाली, ये हाँ ये वाली। ओके मैम, समझ में आया यहाँ तक? ये सारी चीजें क्लियर हैं? बताइए एक बार। नहीं समझ में आया? शांति है मतलब? ऐसे तो समझ में आया, बट जब हाँ, क्वेश्चन होता है तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन भी मिलेंगे, याद क्वेश्चन करना भी पड़ेगा। मिलेंगे, और जो नेट एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल समझ में आ जाएगा उससे। और दो एक बार इसको पढ़ेंगे ना, चीजें अभी सारी एक साथ आपकी आंखों के सामने से जा रही हैं, जब पढ़ लेंगे तो सब चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और फैक्ट हैं ये सारे, तो फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। समझने वाली चीजें तो समझ में आ गई ना, फैक्ट तो ध्यान रखने पड़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाम से ही स्पष्ट है, नाभिक या न्यूक्लियर। न्यूक्लियर कहाँ होता है?
सबने सेल पढ़ी होगी बचपन से, सब लोग हम लोग सेल पढ़ते हैं। दो टाइप की हम बचपन में दो डायग्राम हम पढ़ लेते हैं, 8th में ही पढ़ लेते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पढ़ा है सबने? यस और नो? यस मैम। सेल का जो मेन भाग होता है उसमें एक होता है न्यूक्लियस, वहीं से अगली सेल या अगली जनरेशन का क्या होगा, प्रोडक्शन हो सकता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये होता है न्यूक्लियस। हर एक सेल में होता है न्यूक्लियस। ऐसे ही हमारा जो कह लीजिए पूरा ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब में सेल होती है और न्यूक्लियर भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस यूनिवर्स की जो बेसिक यूनिट है, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल हो गई, जीवन की सबसे छोटी या सूक्ष्मतम इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। ऐसे ही जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, बेसिक यूनिट कौन सी कहलाती है? किसी को पता है? बताइए। परमाणु मैम, परमाणु। जी एकदम सही आंसर है आपका, परमाणु। सबसे छोटा कण परमाणु। इस परमाणु के अंदर भी 3 कण होते हैं, 3 भाग इसके होते हैं। ये कह सकते हैं कि ये 3 चीजों से मिलके बना होता है। यहाँ देखेंगे उनको हम। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। वर्तमान समय में चौथी अवस्था भी एक कही जाने लगी है, प्लाज्मा। तो अभी हम प्लाज्मा पे नहीं जाएंगे, अभी हम इन तीनों की ही बात करेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे परमाणु, ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये परमाणु के नाभिक में, प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उसकी सारी एनर्जी, जो भी एटम है उसकी सारी एनर्जी इस न्यूक्लियस में, उस परमाणु का जो न्यूक्लियस है इसमें होती है। और इसी एनर्जी का यूज करके क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है, या एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है इसलिए इसका नाम रखा गया है न्यूक्लियर एनर्जी। इसी को परमाणुवीय ऊर्जा भी कहते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि ये ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है। 2 प्रकार से इस एनर्जी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो रहा है? फ्यूजन का मतलब होता है कि जो बिखरी बिखरी चीजें हैं, अलग अलग परमाणु हैं और इन सब परमाणुओं में क्या है? अलग अलग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपस में मिल जा रहे हैं। ये सब आपस में मिल गए, एक ही उसमें आ गए, सब जुड़ गए। ये फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिल जाना। जैसे पानी में नमक का मिल जाना, घुल जाना, वो क्या हो गया? फ्यूजन। और एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जानी, ये सारे मिलके इन्होंने क्या कर लिया? ये सब फ्यूजन हो गया, एक बन गया। अब ये बड़ी चीज बन गई। ये छोटे छोटे अलग अलग बिखरे थे, इससे एक बड़ा एटम, बड़ी चीज बन गई, एक मॉलिक्यूल बन गया, अणु बन गया, परमाणुओं से मिलके अणु बन गया। ये क्या हो रहा है यार? ये जो कहला रही है प्रोसेस, ये फ्यूजन कहला रही है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये स्वाभाविक है कि एक लकड़ी है उसमें कम वजन होगा और 4 लकड़ियों को इकट्ठा कर देंगे, ये 4 पत्थरों को कोई भी चीज ले लीजिए, तो उनका क्या होगा? एक साथ जब वो आ गए तो उनका वेट जो है बढ़ जाएगा, उनका मास जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इनका जो है मास जो है वो बढ़ रहा है। और ये जो काम होता है, मतलब इनका जो जुड़ना है, फ्यूजन जो हो रहा है, इस फ्यूजन में बहुत एनर्जी निकलती है। जो जब भी फ्यूजन की प्रोसेस होती है बहुत एनर्जी निकलती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस वाली प्रोसेस का हमारा सन। हमने देखा है सूर्य जो है एक प्रचंड अग्नि की तरह दिन, मतलब
हमें तो दिन में ही दिखाई देता है, लेकिन वो 24 घंटे हमेशा चलता ही रहता है। बस हमारे यहाँ दिन हो जाता है, दूसरे साइड रात हो जाती है, फिर दूसरी साइड जब रात होती है हमारे यहाँ दिन। जल बराबर रहा है ये, क्यों जलता हुआ ये हमको दिखा रहा है? सूर्य क्या है? एक स्टार है, सबसे बड़ा तारा है विश्व का, ब्रह्मांड का। और जो तारे होते हैं उनमें ये प्रोसेस चलती है, इसीलिए वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये जो हीलियम है, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है, ये अलग अलग हैं, तब हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन सबके अलग अलग सारे परमाणु फ्यूज होकर मिलते जा रहे हैं और हीलियम में बदलते जा रहे हैं। जो सूर्य में है, निरंतर सन के अंदर ये प्रोसेस चल रही है कि उसकी सारे जो है हाइड्रोजन फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और जो हमको दूसरे तारे दिखाई देते हैं वो भी क्या होते हैं, कभी कभी विस्फोट होता है सन में, तो टूट के ये वाला टुकड़ा अलग दूर फेंका जाता है। बड़ी लंबी प्रोसेस। हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही एक दिन सूर्य से विस्फोट के थ्रू अलग हो गई थी। वो भी पहले क्या थी? एक जलता हुआ आग का गोला थी, धीरे धीरे वाष्प उड़ी, बताया था शायद ये भी पहले। फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, करोड़ों वर्षों तक ये प्रोसेस, लाखों वर्षों तक ये चलती रही प्रोसेस, तब जाके अर्थ पे जो है लाइफ आई, ऑरिजिन हुआ लाइफ का, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी चीजें। उसको छोड़ते हैं अभी। सन हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नाभिकीय संलयन का, न्यूक्लियर फ्यूजन का। दूसरा क्या होता है ना, एक तरीके से ऐसे एनर्जी मिलती है, जब फ्यूजन होता है तो बहुत एनर्जी निकलती है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, फ्यूजन ना होके फिजन होता है, मतलब विखंडन होता है। क्या दिख रहा है इसमें? ये एक परमाणु था, उस परमाणु में ये सारी चीजें थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब क्या हो रहा है, ये खुद एक नाभिक है, ये सारे नाभिक ही है, मतलब न्यूक्लियर है ये सारे। क्योंकि जो विखंडन की प्रोसेस होती है वो नेचुरली नहीं होती है, प्रायः नेचुरली अपने आप नहीं होती है, उसको कराया जाता है। हम लोग करते हैं उसको अपने स्वार्थ के लिए। तो इसको कराने के लिए क्या करना पड़ता है, टक्कर मारनी पड़ती है एक नाभिक से, इसीलिए भी इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियस को टकराते हैं दूसरे जो भी मैटर है, जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, उसका लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एनर्जी बनाने के लिए जनरली यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ये एक पदार्थ है जो धरती में पाया जाता है, यूरेनियम 235, इसका यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे इससे टकराएगा, ये दो टुकड़े हो गए इसके, और दोनों अलग अलग। जैसे हमने देखा है चुंबक के बारे में, हमको पता है कि चुंबक को अगर हम बीच से तोड़ दें, टूट जाता है। चुंबक में ऐसे क्या होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। लेकिन अगर इस चुंबक को बीच से तोड़ दिया, दो टुकड़े इसके हो गए, तो ये अपने आप में हर इसका दोनों टुकड़े अपने अपने अलग अलग चुंबक, दोनों का एक नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक साउथ पोल हो जाएगा, अपना अपना फिर से एक नया चुंबक बन जाएगा। ऐसा ही ये होता है कि जब ये टूटा तब इसमें क्या होगा कि फिर से दो अलग अलग पार्ट्स हो गए इसके। और जब ये टूटता है तो ये क्या हो गया, चेन रिएक्शन भी होता है ऐसे ही, कि 2 से 4, 4 से 6, ये बढ़ते चले जाएंगे। जितना ज्यादा ये टूटेंगे उतना ही ये बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे ये लगातार विखंडन की प्रोसेस जो है चलती रहती है। अगर नेचुरली होगी, अपने आप होगी, तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जब हम लोग इसको करते हैं तो कंट्रोल वे में करते हैं, लेबोरेटरी में, बहुत ही, लेबोरेटरी मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें नियंत्रित रूप से करते हैं कि कितना हमको करवाना है उतना ही हम करवाएंगे, हमको इतना चाहिए तो हम इतना ही करवाएंगे, इसके बाद में जाके इस प्रोसेस को हम रोक देंगे। कैसे रोकेंगे हम, उसकी भी पूरी क्या होती है, प्रोसेस होती है। तो अभी सबसे पहले तो यही समझना है, दो तरह से हमको मिलती है, एक होती है फ्यूजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। एक में साथ आ रहे हैं और एक से दूसरी चीज बन रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि एक बड़े चुंबक को तोड़ दिया, उसका ज्यादा वेट था,
और 2 में बदल गया तो उसका दोनों का कम कम हो गया वेट। तो इसमें क्या हो रहा है, मास घट रहा है इसमें। अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि सितोलिया, याद रखने के लिए बता रही हूँ, लेना देना कुछ नहीं है। सितोलिया सबने खेला होगा, हम लोग उसको पिड्डू भी बोलते थे, पत्थरों को ऐसे एक के ऊपर एक जमाते हैं, जिसमें खेला है किसी ने? यस मैम। और उन पत्थरों को 5-7 कितने पत्थर रख लेते हैं, उन पत्थरों को बॉल से फेंक के मारते हैं, वो सारे बिखर जाते हैं। फिर एक जो टीम मार रही होती है वो उनको जमाना रहता है, बाकी सब लोग बॉल से, ऐसा टाइप का गेम होता है ना। बस यही है कि ये न्यूक्लियर है, इससे इस तौलिया को मारा इसको मार दिया, ये बिखर गया, टूटता चला गया। लेकिन इसमें प्रोसेस, क्योंकि विखंडन नहीं होता है, वहीं के वहीं रहता है। लेकिन यहाँ एक बार जो मारा तो वो अपने आप फिर फ्यूजन होता चला जाता है, होता चला जाता है, फिजन होता चला जाता है, ऐसा है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा जो थ्योरी लिखी है उसको भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में भी है, घबराइए मत, इधर हिंदी देखिए, आगे नेक्स्ट इंग्लिश में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। परिभाषा क्या है इसकी, नाभिकीय संलयन का, फ्यूजन का आशय 2 हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु के नाभिक के निर्माण से है। हाइड्रोजन हल्का होता है हीलियम से, 2 हाइड्रोजन ने मिलकर एक हीलियम बना दिया, तो स्वाभाविक है हीलियम का भार ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा। फिर प्रायः सूर्य जैसे तारों में क्या होता है, ये वाली प्रोसेस होती है नेचुरली। 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी हमको लगती है। संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से प्राप्त ऊर्जा की अपेक्षा 3 से 4 3 to 4 टाइम्स ये जो है ज्यादा होती है। मतलब ये जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग ये वाली एनर्जी ज्यादा होती है, 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होती है। और यह ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक तकनीक है। मतलब अब यहाँ पे प्रायोगिक तकनीक इसलिए बोला है इसको, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं, इससे एनर्जी हम प्राप्त कर रहे हैं, इसके प्लांट हमारे पास में है, लेकिन ये अभी हमने प्लांट लगा के स्टार्ट नहीं किया है इस वाले काम को करना। लेकिन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने ये काम भी कर लिया है, ऐसी उसने घोषणा की है कि उसने एक प्लांट बना लिया है ऐसा, और उसने ये काम भी कर लिया है। अब इसमें जो नाभिकीय विखंडन है उसकी क्या है डेफिनेशन, एक बड़े परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। विखंडन की प्रक्रिया सामान्यतः प्रकृति में घटित नहीं होती है, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या हो रहा है कि जब ये फिजन हो रहा है तो 2-3 न्यूक्लियर निकलते हैं, इसीलिए तो फिर ये आगे चलता रहता है, फिर इनको आगे मिलेगा तो फिर ये टकराएंगे उससे, फिर उसको तोड़ देंगे, इसलिए ये चलती रहती है आगे तक चेन रिएक्शन। जैसे चेन बिजनेस होते हैं ना, चेन बिजनेस में भी तो यही करते हैं, आप जुड़े हो, आप अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ो, वो 2 लोग अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ेंगे, यही नाभिकीय विखंडन है। इसमें पैसा आता है, इसमें एनर्जी आती है। इस प्रक्रिया में 2 परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें इकट्ठा होने में, जोड़ने में बहुत एनर्जी लग रही है। देखते हैं ना आग का गोला सूर्य क्यों है, क्योंकि एनर्जी बहुत लग रही है, और इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है 2 के अलग होने में। इसको बस धीरे से मारा, आपका जो पत्थर है वो सब गिर के अलग हो जाएंगे। विखंडन द्वारा निकली ऊर्जा रासायनिक प्रक्रियाओं में निकली ऊर्जा की तुलना में 1 लाख गुना अधिक होती है, 1 लाख टाइम्स जो है ज्यादा होती है। लेकिन इसकी तुलना में कम होती है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसलिए इससे तो कम होती है। लेकिन जो केमिकल एनर्जीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उससे ये 1 लाख गुना अधिक होती है। विखंडन प्रक्रिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अब
ये इंग्लिश में है, ऊपर वाला वही है। और इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अभी ये पॉइंट्स पढ़िए, फिर ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए थे ना, आपके पास पीडीएफ में है सारे क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा। उसमें एक यूरेनियम 35 का क्वेश्चन भी है, यूरेनियम वाला क्वेश्चन है एक। पढ़ा है किसी ने या नहीं पढ़ा? क्वेश्चन पढ़े या नहीं पढ़े अभी वो वाले? पढ़िएगा, उसमें ये मिलेगा आपको, फिर आंसर उसका कीजिएगा। नहीं आंसर समझ में आए तो फिर मैं बता दूंगी। यूरेनियम 235 और थोरियम जो है, इसके मेन क्या है? फ्यूल्स है। फ्यूल्स क्यों है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसा बताया था ना, इसमें फ्यूल के रूप में ये काम करते हैं, विखंडन कराने के लिए। यूरेनियम उन तत्वों में से एक है, एलिमेंट्स में से वन ऑफ द एलिमेंट जिनसे पृथ्वी बनी है। यह स्वाभाविक रूप से 3 फॉर्म में पाया जाता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अब ये क्या है अलग, इनको आइसोलेट भी बोलते हैं। आइसोलेट का मतलब यही होता है किसी एक ही चीज के अलग अलग स्वरूप। जैसे आप अभी आपका गेटअप कुछ और है, अगर आपने थोड़े से अपने बाल कटवा लिए या लंबे करवा लिए या सामने से हेयर स्टाइल चेंज कर लिए, तो आपका थोड़ा गेटअप चेंज दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताइए। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? नहीं मैम, मैम। किसी को नहीं हो रही है? नहीं मैम, नहीं शेयर हो रही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी हो रही है? नहीं मैम, अभी तक नहीं हुई है। सभी को हो रही है या नहीं हो रही है? यस मैम। हो रही है अब सबको? यस मैम। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो इसमें यूरेनियम के जो है 3 टाइप्स होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम एक होता है यूरेनियम 238। ये बस कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया तो आप थोड़े अलग टाइप के लगेंगे। आपने कुछ नया करवा लिया, बाल काले से सफेद करवा लिए, सफेद से लाल करवा लिए, तो आप अलग दिखेंगे। बस वैसा ही है इसमें। आइसोलेट बोलते हैं कि चीज वही है, उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज है। तो 3 फॉर्म में ये नेचुरली पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। यूरेनियम 235 इसी का मेन रोल है न्यूक्लियर एनर्जी में। फिर यूरेनियम 235 को ठंडा करना सबसे आसान होने के कारण इसका यूज परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। ये हमने यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि ये हम कंट्रोल एक एटमॉस्फेयर में इसको करते हैं, नहीं तो क्या होगा, चलता चला जाएगा, विस्फोट होता चला जाएगा, तो सब कुछ क्या होगा, खत्म हो जाएगा विस्फोट से, क्योंकि रेडिएशंस भी तो निकलते हैं। इसलिए ठंडा करना आसान है इसका, तो ठंडा करके फिर इसको हम चेन को रोक देते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज यूरेनियम 235 का ही किया जाता है और फ्यूल के रूप में। यूरेनियम एक ऊर्जा से भरपूर एलिमेंट है। 1 किलोग्राम यूरेनियम में 90 टन कोयले जितना क्या होता है, एनर्जी होती है। यही इंग्लिश में है, नीचे ट्रांसलेट है, आप पढ़ लीजिएगा। अब विद्युत निर्माण की जो प्रक्रिया है यूरेनियम से, ये जो हम न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे बनाते हैं, उसकी भी प्रोसेस वही है। क्या करते हैं इसमें, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तुलना एक विशाल, अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब वो जो प्लांट लगाए जाते हैं, ये जो हमने सबसे पहली पिक्चर में देखा, ये इसी को बोल रहे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, कंपैरिजन इसका हम एक विशाल जल बॉयलर से की जा सकती है। जल बॉयलर मतलब जिसमें पानी को उबाला जाता है, उससे हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। यूरेनियम जो इस मामले में ईंधन की तरह कार्य करता है, मतलब क्या करता है, ये जलाने का काम करता है।
पानी को गर्म करने का काम करता है यूरेनियम, क्योंकि हमने क्या देखा है, इसमें एनर्जी निकलती है बहुत सारी। जब ये फिजन का काम होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी से पानी बहुत जल्दी से 1 सेकंड में ही बहुत उबलने लगता है पानी। और पानी को क्या करता है, भाप में बदल देता है। यही भाप क्या है, दबाव बढ़ने पर टरबाइन में से प्रवाहित होती है और टरबाइन को घुमा देती है। फिर शाफ्ट द्वारा दी गई एनर्जी से, शाफ्ट टरबाइन में लगा होता है, ये हमने देखा था कल। कहाँ जी देखा मैम, था? ये पक्का हाँ। प्रोसेस वही होगा, बस टरबाइन हाँ, घुमाने तक ये अलग इससे जो एनर्जी एनर्जी मिल रही है, फिर ये एनर्जी यहाँ चली जाएगी जनरेटर में, और जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। सेम प्रोसेस रहेगी, आगे की प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। बस ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे यूरेनियम वो काम कर रहा है, फ्यूल का काम कर रहा है, और जो है भाप यानी वेपर जा रही है टरबाइन में से, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये पूरा डायग्राम के थ्रू दिखाया है इसको। ये हमारा हो गया, कौन सी एनर्जी भी हो गई हमारी, न्यूक्लियर एनर्जी भी हो गई। अब ये हमारी आ गई लास्ट, फॉरेस्ट एनर्जी। फॉरेस्ट एनर्जी में क्या हो रहा है, बताया था ना कि बायोमास और फॉरेस्ट एनर्जी में एक छोटा सा अंतर यही है कि उसमें चीजों को बहुत सारे टाइप के उसमें हम बायोमास यूज कर सकते हैं, और इसमें मेनली पौधों का रोल ज्यादा होता है। इनका जो भी मटेरियल रहता है प्लांट्स का, आप लकड़ी के बुरादा भी समझ सकते हैं, या डायरेक्ट लकड़ियों को भी जलाकर ट्रीटमेंट करके इसको हीट में बदलेंगे, और उस हीट को फिर वही टरबाइन पे ले गए, टरबाइन घुमाया इसने, गैस ने, और उसको फिर बाद में जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर ग्रिड के थ्रू घरों तक पहुंच गई। बस इतना ही होता है। अंतर कहाँ आता है, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसमें आपको दोनों में डिफरेंट, दोनों में क्या, सारी चीजों के फिर टेबल बनाइए, सारी एनर्जी एक साथ एक जगह लिखिए एक पेज पे, सबके डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए, सब चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। 5th या 6th जो टॉपिक है ये आपका, एक टॉपिक हमारा बच रहा है, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इनको क्या करना है, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, मतलब इनको कम करने की क्या क्या रणनीतियां हैं उसके बारे में इसमें हमको पढ़ना रहेगा। तो या अगर मुझे अवसर मिल गया तो कल इसको करा देंगे कंप्लीट, नहीं तो फिर हम इसको जल्दी करेंगे, नोट थ्रू कर लेंगे, जैसा भी पॉसिबल इसको हम कर लेंगे। अभी तक अभी आज जो पढ़ा है उसमें तो उसको हम देख लेते हैं। मैम क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी, वॉइस ब्रेक हो यस रही मैम, है आवाज एक ब्रेक हो रही है। हो रही है। ज्यादा ब्रेक हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा।